नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और मेरे साथ इसमें फ्रेम में शिवम गौर हैं, जो इस पूरे मामले जो बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद को सर्वे को लेकर जो विवाद, खबरें, बहसें हो रही हैं, उसमें वादी पक्ष की वकील हैं। राकेश सिंह एंड अदर्स ने 2021 में एक वाद दाखिल किया था बनारस कोर्ट में। शिवम उस पूरे केस को न्यायालय में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। शिवम, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस इंटरव्यू में 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूं जो मेरी फाइंडिंग भी हैं, जो मैं अभी तक पकड़ के आया हूं, जितना सिरा मैं पकड़ सका हूं बातचीत का, उसके आधार पे बातचीत करूंगा। लेकिन सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपके हिसाब से आपके केस की कहानी क्या है, ये वाद क्यों दाखिल हुआ, क्या बातचीत है? देखिए, ऐसा है, काशी जो है ये शिव की बसाई हुई नगरी है, जो बताया जाता है पुराणों में, वेदों में काशी का पूरा जिक्र मिलेगा आपको। तो मान्यता ये थी कि ये जो 5 कोस का एरिया है, 5 कोस जिसे कहा जाता है, मतलब आपका 5 कोस के अंदर 9130 प्लाट नंबर है जिसको लेकर के विवाद दाखिल किया गया है। इस पर शिव जी अपने परिवार के साथ स्थापित है और विजिबल और इनविजिबल फॉर्म में उनकी पूजा यहाँ पे की जाने का अधिकार हिंदुओं को है। ये वाद हमारा दाखिल किया गया क्योंकि जो फाइंडिंग्स सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर जजमेंट में दी कि फर्स्ट इन एग्जिस्टेंस प्रायर इन एग्जिस्टेंस, ये भी एक ग्राउंड है क्योंकि पहले जो वहाँ पर मौजूद था उसको किसी दूसरा आके वहाँ से नहीं हटा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। इन द केस ऑफ डीटी, जो प्रॉपर्टी एक बार डीटी के में आ गई, द इंटरेस्ट ऑफ डीटी कांट बी वायलेटेड, कांट बी इन्फ्रिंज्ड, कांट बी एलिनेटेड। तो किसी बेस पर डीटी के इंटरेस्ट को कोई सोल्ड आउट नहीं कर सकता। यहाँ तक कि मैनेजमेंट कमेटी जो है वो भी केवल मैनेज करने के लिए अरेंजमेंट्स कर लिए है। तो डीटी के इंटरेस्ट को करने के लिए डिवोटीज को पूरा राइट है, सीबीएट्स को पूरा राइट है। ये लोगों से स्टैंड आई है इस केस की। अब होता क्या है कि ये केस दाखिल किया गया कि हमें माँ श्रृंगार गौरी और अन्य देवी देवता जो वहाँ पर विजिबल और इनविजिबल फॉर्म में प्रेजेंट है, उनकी पूजा का अधिकार दिया जाए। बार बार ये कहा जाए कि माँ श्रृंगार गौरी, माँ श्रृंगार गौरी टाइटल है, द पहला नाम जो जिक्र किया गया उस वाद के अंदर भी वो है। बाकी सभी देवी देवता, उसमें लॉर्ड आदि विश्वेश्वर भी आते हैं, माँ मंगला गौरी, माँ श्रृंगार गौरी, गणेश जी की मूर्ति वहाँ बताई जाती है। जो पुराना नक्शा है वहाँ पर आपका हनुमान जी की मूर्ति है, वहाँ पर काफ़ी कुछ है जो हमने बात जिसको लेकर के डाला था। तो इन सब चीज़ों को लेकर के बात दाखिल किया गया, उसमें सभी देवी देवताओं के अधिकार मांगे कि मैं केवल माँ श्रृंगार गौरी का नहीं मांगा गया है। ये 9130 रकबा नंबर 9130 रकबा या आराजी नंबर जिसको हम कहते हैं, प्लॉट नंबर, अगर हम लोग आसान तरीके से लोगों को समझाना चाहें, किसी हर भूभाग का एक नंबर होता है, उस नंबर से उस भूभाग की पहचान होती है। 9130 सर, इस केस आपका जो पिटीशन है और उसमें जो भी बहस हुई है उसको मैं पढ़ रहा था शिवन, और उसमें मैंने एक जगह मुझे बार बार जो खटक रही है और इसको जो रिस्पोंडेंट्स हैं उन्होंने कोर्ट में इसको बार बार पुट भी किया है कि रकबा नंबर 9130 जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिस पर वो पूरा भूभाग कहने को स्थित है, कि जिस पर विश्वनाथ मंदिर है, जिसमें श्रृंगार गौरी का मंदिर है, जिसमें वो मस्जिद है ज्ञानवापी मस्जिद, रकबा नंबर की चौहद्दी कहीं नहीं बताई गई। चौहद्दी से हम कहते हैं बाउंड्री, कि मान लीजिए भूभाग है तो भूभाग के सामने से नदी बह रही है, पश्चिमी भाग में जंगल है, पूर्वी भाग में ये है वो है, सड़क है, जीटी रोड, जो जिस तरह की बातें होती हैं, और बगल का रकबा नंबर ये है, सामने का रकबा नंबर ये है। तो वो रकबा नंबर उसकी चौहद्दी नहीं बताई गई, रकबा नंबर का क्षेत्रफल नहीं बताया गया। ये सवाल उठते हैं 9130 जो प्लॉट नंबर आप अपने केस में साइट कर रहे हैं उस पे, इन चीज़ों पे, इन आरोपों पर, जिस पे रिस्पोंडेंट्स ने भी कोर्ट में इसको ऑब्जेक्ट किया था, जिसके बेसिस पे ही ये सारा विवाद आगे बढ़ता है। इस पर आपका क्या कहना है सर? देखिए, ऐसा है, यदि बात ये उठाई जाए कि उसमें आरजी नंबर नहीं है या खसरा नंबर नहीं है या कोई मेजरमेंट वहाँ पे अवेलेबल नहीं है प्लेट के अंदर, तो मैं ये समझना चाहता हूँ क्या केस रह गया। मैंने कोर्ट में भी इस बात को रखा कि अगर ये कहते हैं कि कोर्ट का केस क्लियर नहीं है, मेरी रिलीफ क्लियर नहीं है, मेरा जो प्लेंट है प्लीडिंग क्लियर नहीं है, मतलब थोड़ा ज़्यादा अंग्रेजी हो जाएगा मेरे दर्शकों के लिए, मेरे लिए भी,
नहीं, ऐसा है, वो कहते हैं कि हमारा जो दावा है वो क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है, अस्पष्टता है। यदि अस्पष्टता रहती है तो किस कारण से, ये कहते हैं ये अस्पष्ट है कि ये परिसर को लेकर ही दावा है। ये भी आपकी बातों में आप समझेंगे इस चीज को। तो अस्पष्टता यदि दावे को लेकर के, उस परिसर को लेकर के है, तो किस कारण से अंजुमन इंतजामिया इस केस को कंटेस्ट करती है? यदि यह केस उस संबंधित परिसर से संबंधित ही नहीं है, ज्ञानवापी तथा कथित ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित नहीं है, तो किस कारण से दे आर कंटेस्टिंग? किस लिए कंटेस्ट कर रहे हैं इस केस को? क्या रीजन रह जाता है कंटेस्ट करने का? भाई अगर कंटेस्ट नहीं करना, क्योंकि ये कहते हैं हमारा ये प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी गलत है, तो 18 अगस्त 2021 को ये बात दाखिल हुआ है। तब से लेकर आज तक हर डेट पे चाहे कुछ भी एडजमेंट लगाएं, कुछ भी एग्जेम्पशन लगाएं, ऑब्जेक्शन लगाएं, किसी ना किसी तरह से वो इसमें हर तरह से प्रेजेंट रहते हैं केस के अंदर, कंटेस्ट कर रहे हैं। आपने देखा होगा अभी जो एडवोकेट कमीशन के साथ वीडियोग्राफी और पुलिस प्रोटेक्शन के ऑर्डर मैंने आर्गुमेंट के बाद 8 अप्रैल को कोर्ट से प्राप्त किए, उसको लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 21 अप्रैल को उसको डिस्पोज ऑफ किया, अपील रिलीफ देने से मना कर दिया उन्होंने कि इंटरिम रिलीफ नहीं मिलेगा, स्टे नहीं मिलेगा इस प्रोसीडिंग के ऊपर। तो इतनी एक्सरसाइज की आवश्यकता क्या थी अगर मेरा प्लेंट ही क्लियर नहीं है तो? मेरा प्लेंट अगर क्लियर नहीं है, 41 पेज का जो मेरे द्वारा दाखिल किया गया है, अगर वो स्पष्ट नहीं है तो लड़ाई कहाँ रह जाती है? समझने वाली बात है। ये मैंने कोर्ट को ही मेंशन किया इस चीज़ को, हालांकि ये स्टेज नहीं था जो बीते 3 दिन बहस चली न्यायालय में, तो इसी बात को बार बार लाया गया। मैंने न्यायालय को मेंशन किया ये स्टेज नहीं है वो जिस पे इस चीज़ को डिसाइड किया जाए या आर्ग्यू किया जाए या इसको हम न्यायालय खुद एडजुडिकेट करे इस स्टेज पे, ये ट्रायल का मैटर है। और यदि ये बात होती भी है तो स्पष्ट किया जाए क्यों केस लड़ रहे हैं लोग। अगर मेरा वाद कहीं और का है, किसी और प्रॉपर्टी का है, 91-30 के किसी और स्थल का है, तो कंटेस्ट करने का मेरा जो कारण है वो मेरे साथ रहे। बतौर वादी यदि मैं किसी मुकदमे को बिना स्पष्टता के लड़ रहा हूँ, अस्पष्टता के साथ किसी मुकदमे को करता हूँ, तो न्यायालय मुझे रिलीफ नहीं देगा, न्यायालय मुझे अधिकार नहीं सौंप सकता। किस कारण से ये लोग उस केस को डिफेंड करते हैं, अपने पक्ष को रखते आ रहे हैं अंजुमन इंतजामिया की कैपेसिटी से? क्या इनके सबमिशंस क्या होते हैं? क्या सबमिशंस का ऐसा है, अंजुमन इंतजामिया ने आज तक रिटन स्टेटमेंट, लिखित जवाब न्यायालय में दाखिल नहीं किया। हर तारीख पर एडजर्नमेंट यानी कि अगली तारीख की रिक्वेस्ट, किसी ना किसी बहाने पेशी की रिक्वेस्ट, पेशी से छुटकारा मतलब माफ़ी की रिक्वेस्ट कि आज हम पेश नहीं हो सकते, माफ़ी दे दी जाए, एग्जम्पशन कहते हैं उसे। और ऑब्जेक्शन कोई भी यदि ऑर्डर कर दे या किसी तरह की कोई, जैसे 18 अगस्त को एक ऑर्डर आया था एडवोकेट कमीशन का, तो उस पर इन्होंने ऑब्जेक्शन फाइल किया। फिर 5 अप्रैल को एक ऑर्डर आया कि ऑर्डर 26 रूल 9 का जो ऑर्डर ऑलरेडी हो चुका है उसको कंप्लाइंस किया जाए, और जो ऑर्डर 7 रूल 11 में मतलब आदेश हमारे दावे को खारिज करने की जो दरख्वास्त इनके द्वारा लगाई गई है उसको हम उसके बाद डिस्पोज ऑफ करेंगे, उसके बाद उसको हम डील करेंगे। इन्होंने उस पर भी ऑब्जेक्शन किया, यहाँ तक कि रिकॉल की एप्लीकेशन लगाई। 6 अप्रैल को जब ये आर्गुमेंट हुआ और 8 अप्रैल को ऑर्डर आया तो इस पर भी उन्होंने पूरा ऑब्जेक्शन किया। तो ये क्या करते हैं, ये एक ऑब्जेक्शन लगा देते हैं या एग्जम्पशन लगाते हैं, जब कोई लिखित जवाब किसी चीज़ को लेकर के आज तक न्यायालय में इनके द्वारा नहीं दिया गया। कोई प्लीडिंग ऐसी नहीं है इनके द्वारा कि ये वाद क्यों नहीं चलना चाहिए। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के काफ़ी बात उठती रहती है, इन्होंने भी एक बार ये बात की प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की एक व्याख्या जो मतलब आप देखेंगे स्पष्ट शब्दों में उसे अगर हम अवलोकन करें तो पाएंगे बिल्कुल गलत कर रहे हैं। वहाँ बात की जाती है स्ट्रक्चर की, जो इंतजामिया क्लेम करता है वो स्ट्रक्चर करता है, और एक्ट बात करती है कैरेक्टर की। यदि हम स्पष्ट हिंदी शब्दों में भी देखें तो स्ट्रक्चर वर्सेस कैरेक्टर का तो काफ़ी बड़ा फर्क हो, काफ़ी बड़ा अंतर आपको नजर आएगा। और ये क्या करते हैं, ये उस अंतर को एक मिला जुला शब्द दिखा करके कि दोनों एक दूसरे के प्रारूप हैं, ये प्रयास कर रहे हैं उस चीज़ को ला करके इस दावे को खारिज करा। हमने न्यायालय को बोला आदेश के हमारा जो आदेश पूर्व में हो चुका है उसका अनुपालन जरूरी है किसी तरह से, क्योंकि उस पर कोई स्टे नहीं लगाया तो अनुपालन उसका होना चाहिए। तो ट्रायल कोर्ट ने भी हमारे फेवर में ऑर्डर दिया 8 अप्रैल को, उसके बाद में हाई कोर्ट ने भी हमारे फेवर में ऑर्डर दिया 21 अप्रैल को, और अभी तक लिखित जवाब किसी तरह का किसी प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के या किसी और दूसरा लॉ जो मेरे केस को बाढ़ करे जिसके कारण मेरा जो वाद है वो दाखिल योग्य नहीं है या न्याय योग्य नहीं है, तो उसको कोई जवाब इनके द्वारा नहीं दिया गया। अच्छा, अब उनके ऑब्जेक्शन की बात हो गई, उनके सबमिशन की बात हो गई, 91-30 की बात हो गई। बात अब करते हैं सर थोड़ा हम लोग पूजा के अधिकार की, जिसकी आपने थोड़ी सी बात की थी। बार बार ये बात उठती है इस पूरे केस में
कि जिन्होंने वाद दाखिल किया जी वो कहते हैं उनका मोटिव कोर्ट में और मीडिया में दोनों जगह मोटिव क्लियर नहीं है। मैं अपनी बात रख दूं, कोर्ट में मोटिव है कि उनको अनइंटरप्टेड पूजा का अधिकार दिया जाए। साल भर में एक बार चैत के चौथे दिन जो श्रृंगार गौरी की पूजा होती है उससे अलग पूजा हर दिन हो, साल 1990 तक जैसे होती रही थी, ठीक है। और बाहर ये बात तैर रही है कि अब उस मस्जिद चूंकि पहले मंदिर थी, लोग ये दावा कर रहे हैं तो मंदिर उस पूरी ज़मीन को मंदिर कमेटी को सौंप दिया जाए, वो मंदिर का एक्सटेंशन हो जाएगा। एक तो ये बात होती है। दूसरा और ये बात होती है कि जो लोग ये दावा करते हैं कि वो 1990 तक उस मंदिर में पूजा करते थे, जिसमें आपके पिटिशनर्स भी शामिल हैं, तो वो ये क्यों नहीं क्लियर बताते कि मंदिर के तहखाने में उस समय वो क्या देखते थे, या मस्जिद में के आसपास श्रृंगार गौरी के आसपास उस समय वो क्या नोटिस करते थे। ये बातें जो उठती हैं, इन पे आपका मैं जवाब जानना चाहूँगा शिवम जी। देखिए ऐसा है, ये जो केस है, किसी भी केस को जब कोर्ट में देखा जाता है तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि प्लेंट कांट पे रीड एट अ पार्ट्स एंड पार्सल। मतलब किसी भी दावे की 4 लाइनों को देख करके हम ये नहीं कह सकते कि दावे का जो बुनियाद है वो ये है। पहली चीज़, जब आप पूरा दावा देखेंगे तो उसमें श्रृंगार गौरी और अन्य देवी देवताओं की बात की गई है। 90 तक सभी देवी देवताओं की जो मौजूद थे उनकी पूजा होती थी। यहाँ तक कि स्थान जो है उसके, क्योंकि ये रिलीजियस ऑब्जेक्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में भी है कि हिंदू धर्म में स्थान का भी एक अलग महत्व है। कि कहीं भी आप जाएंगे तो स्थान जो लोकल होता है, लोकलाइट्स होते हैं, उन्होंने अपने एक स्थान देवता बनाए हुए होते हैं। खासकर बिहार में जो कहा जाता है कि ये स्थान बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सब जगह ये चीज़ आपको मिल जाएगी। कुल देवता कह देते हैं। तो स्थान का भी महत्व है और 5 कोस का जो महत्व है वो भी स्पष्ट है। अब जो बात आती है कि वहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, ये दावा पहले दिन से के सभी देवी देवताओं को लेकर के था, लेकिन माँ श्रृंगार गौरी का जो टर्म है, जो शब्द है, वो पहले लिख दिया गया, और एंड ऑल अदर विजिबल एंड इनविजिबल डीटीज, यानी अन्य देवी देवता। वो इनविजिबल वाले भी कहते हैं कि अदृश्य पे आप क्या कह रहे हैं, अदृश्य की क्यों बात कर रहे हैं, वो ये भी कहते हैं। अदृश्य की जो सवाल उठता है, देखिए कोर्ट में तो उन्होंने कभी नहीं कहा इस चीज को, विपक्षी ने कभी कोर्ट में कभी इस चीज को नहीं उठाया कि अदृश्य। देखिए अदृश्य की बात यह है कि जो वेद हैं, जो पुराण हैं, उनकी मान्यता ये है कि शिव परिवार आज भी वहाँ पर स्थापित है, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, इनविजिबल फॉर्म में भी है, विजिबल में भी है, जो वेद पुराण कहते हैं। और धरती के आखिरी समय तक वहाँ पर ऐसे ही शिव परिवार विराजमान रहेगा। नंदी जी, ये सब इनविजिबल फॉर्म कह सकते हैं या स्थान का महत्व कह सकते हैं, तो इनविजिबल है। और ये चीज़ किसी ने आज तक ऑब्जेक्ट नहीं करी, और मेरा ये प्लेंट है, ट्रायल का मैटर है, मैं उसमें क्या एविडेंस लाता हूँ या क्या लाता हूँ। और रही बात ये कि क्या बयान आता है, देखिए बयान एक अलग चीज़ है। राजनीतिक बयान को या किसी पोषित बयान को आप कोर्ट से कनेक्ट नहीं कर सकते, ना कनेक्ट करके हमें देखना चाहिए। जो बात कोर्ट में चल रही है वो ये है कि हमारी तरफ से प्लेंट गया है, आज करीब 9 महीने होने आ गए हैं, अब तक इनकी तरफ से लिखित जवाब नहीं आया है। लिखित जवाब के लिए इन्होंने करीब 5 बार एग्जाम्पशन मांगा है कि हमें समय दिया जाए। अब लॉ की बात की जाती है तो सीपीसी कहता है कि 1 महीने के अंदर अंदर आपको लिखित जवाब देना है। ये सीपीसी कहता है, ये प्रक्रिया कहती है, कानून कहता है। तो जो कहते हैं प्लेस ऑफ वर्शिप आता है, बार्ड होता है, तो ये कानून की जो रखवाली की जो इनकी नीयत है, जो नीति है, ये इससे भी दिख जाती है कि WS को लेकर के जो बेसिक एक लॉ है उसके भी अनुपालन नहीं कर पाते हैं। तो जो दावा है पहले दिन से स्पष्ट है, पूरी तरह स्पष्ट है, पूर्णतः स्पष्ट है। यदि आप देखेंगे तो उसमें देवी देवताओं का पूरा जिक्र किया गया है, स्थान का जिक्र किया गया, पूरा महत्व, उसमें सिग्निफिकेंस जो महत्व है वो पूरी पूर्णतः उसमें स्पष्ट है। ठीक है। और ये बात जो 1990 तक पूजा करने लगी, क्यों नहीं बताते कि 1990 के पहले क्या था वहाँ पे? ऐसा 1990 से पहले वहाँ पे क्या था क्या नहीं था, किसी भी चीज़ को प्रूव करने के लिए एक एविडेंस होता है। एविडेंस किस स्टेज पे है, कल को हमें कोर्ट में एडमिसिबल कराना है, एग्जिबिट के तौर पे कराना है, कोर्ट में काफ़ी चीज़ें हैं जिसके लिए सर्वे चल रहा है, आप कह रहे हैं। देखिए प्रोसीजर होता है, सर्वे से क्या होगा या रिकॉर्ड क्या कहता है, ये सब चीज़ें ट्रायल का मैटर है। और एविडेंस को हम जैसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डिस्क्लोज नहीं कर सकते वहाँ पे क्या था। रही बात कोर्ट की, कोर्ट में सफिशिएंट एविडेंस गया है, इसीलिए प्लेंट एडमिट की गई है।
यदि आपको पता हो, आपको जानकारी है इस बारे में कि प्लेंट को जब हम कोर्ट में मूव करते हैं तो उसकी एडमिसिबिलिटी को लेकर भी हमें क्यों करना पड़ता है। स्वीकार किया जाए उसको? एडमिसिबिलिटी का ग्राउंड होता है, एक धरातल हमें दिखाना पड़ता है कि इस ग्राउंड पर इसको लिया जाए। तो वो थी, उस कारण से एक एडमिट हुआ और आज इसके इसमें इतना बड़ा काम हो रहा है। एक कमीशन की जा रही है, कमीशन में जो आएगा देखते हैं। शिवम जी, दीन मोहम्मद वाले केस में क्या हुआ था जिसकी गवाही की बड़ी चर्चा होती है? देखिए, दीन मोहम्मद का जो केस था वो 1937 में 1936 में वो फाइल किया गया लोअर कोर्ट में, सिविल जज के यहाँ पे। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो 3 मुस्लिम्स ने, हनाफी मुस्लिम्स ने उसको फाइल किया। उसमें डिफेंडेंट बनाया, मतलब प्रतिवादी बनाया उसमें राज्य सरकार उत्तर प्रदेश को और अंजुमन इंतज़ामिया को। उन्होंने कहा कि ये जो पूरा का पूरा ये ज्ञानवापी परिसर है जो स्थित है, ये हमारा है, मतलब मुस्लिमों का है, हमें यहाँ पे इबादत का अवसर दिया जाए, जो अधिकार मांगे। उसको लेकर के लोअर कोर्ट ने मना किया कि कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। फिर ये रिवीजन हाई कोर्ट तक गया। लेटेस्ट इसमें 42 का जजमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट का है। उसमें एक रूलिंग है, एक पैराग्राफ में लिखा गया है कि प्रॉपर्टी से संबंधित कोई ऐसा साक्ष्य नहीं आ पाया जिससे कहा जा सके कि ये प्रॉपर्टी वक्फ है। वक्फ प्रॉपर्टी का जिक्र स्पष्ट नहीं हो पाया न्यायालय के सामने, इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने 1942 में नहीं हो पाया। ठीक है, फिर उन्होंने फाइनल, और ये तो पार्ट ऑफ ऑर्डर होगा ना? ये ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, ये ऑब्जर्वेशन था ये। इसमें जो, अच्छा, इसमें जो गवाही की आप कहते हैं, इसमें गवाही जब हुई, जो गवाही हुई वो गवाही न्यायालय के सामने हुई, उसकी क्रॉस हुई, मतलब जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया के अनुरूप उसे पूरी गवाही कहा जा सकता है, क्योंकि एक गवाही का एक पूरा प्रोसीजर होता है। तो उसमें जब आप देखेंगे तो उसमें कुछ गवाहियाँ हुई हैं, कुछ लोगों ने गवाहियाँ दी, उस जो मौके पे मौजूद थे, जो पूजा करते थे, जिनकी दुकानें थी उस परिसर के आसपास। तो उन्होंने स्पष्ट किया कि हम यहाँ पे पूजा करते हैं, यहाँ पे शिवलिंग है, जल चढ़ता है, व्यास जी यहाँ पे पूजा, क्योंकि व्यास जी, आपको जानकारी हो, व्यास जी वहाँ पे रख रखाव करते थे, पुराने वहाँ के महंत थे। तो उन्होंने पूरा स्पष्टीकरण उसको लेकर के वहाँ पे दिया है। अब रही बात उसकी, उसका जो बाइंडिंग है इस केस के ऊपर या किसी दूसरे केस के ऊपर, ज्ञानवापी से सब, क्योंकि ज्ञानवापी से संबंधित करीब 6 बार विश्व वैदिक सनातन संघ के जो प्रमुख हैं जितेंद्र सिंह बिसेन साहब, इन्होंने न्यायालय में दाखिल किए, इनसे संबंधित लोगों ने दाखिल किए थे बात, तो नेतृत्व इनका था। अब होता क्या है कि उन सभी केसेस में यदि आप देखेंगे तो दीन मोहम्मद की कोई रूलिंग उसमें एप्लीकेबल नहीं है। लॉ पॉइंट से अगर आप जाएं तो दीन मोहम्मद के केस में कभी भी किसी हिंदू को सुना नहीं गया, हिंदू कभी उसके केस में पार्टी नहीं था। और हिंदू से अहम है डीटी, देवता स्वयं, लॉर्ड आदि विश्वेश्वर है, स्थान है, माँ श्रृंगार गौरी है, कार्तिक है, नंदी जी है, काफी है। किसी को पार्टी नहीं बनाया गया। जैसे अयोध्या के केस में रामलला विराजमान पार्टी थे, आपको जानकारी है इस बारे में। तो नेक्स्ट फ्रेंड के तौर पर किसी को नहीं सुना गया। और ये जजमेंट है, ये रूलिंग है, एक सेटल्ड लॉ है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा, कि जिसमें कोई व्यक्ति पार्टी, जिसमें डीटी खुद पार्टी नहीं है, मैनेजमेंट कमेटी को सुनकर के आप फैसला नहीं कर सकते। तो ये दीन मोहम्मद की जो रूलिंग है, फाइंडिंग है, ये कहते हैं ट्रायल कोर्ट का जो ऑर्डर था उसमें हमें थोड़ी सी जगह दे दी गई। तो वो थोड़ी सी जगह, पहली बात अंजुमन इंतजामिया की नहीं बताई गई, हनाफी मुस्लिम को दिया गया था, 3 मुस्लिम्स के लिए बता दिया, तो चलो तुम्हारा अधिकार है इतने में, एक चबूतरे के तो लेकर के। और रही बात उसकी कि उसकी बाइंडिंग हमारे केस पे या किसी दूसरे ज्ञानवापी परिसर से संबंधित केस पे, तो जब उसमें डीटी पार्टी नहीं थी तो बाइंडिंग नहीं हो सकता, ये सेटल्ड हो जाता है। आपने इसलिए डीटी को ही पार्टी रखा। डीटी पार्टी है, डीटी को सुने बिना डीटी के इंटरेस्ट को नहीं कर सकता डिक्लेयर, ये सेटल्ड लॉ है, ये लॉ पॉइंट कहता है। और ये मतलब ये क्लियर, आप देखेंगे इसको, चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे तो दिखेगा कि केस कहीं से कहीं बार नहीं है, ना कोई लॉ उसको बार करता है, ना कोई जजमेंट उसको बार करता है, क्लियर है जी। अच्छा, अब इस पूरे मसले पे शिवम, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आपसे आज ये सवाल बहुत बार पूछा जा रहा होगा, जब आप जहाँ से आप होकर आए हैं आज, वहाँ पे सर्वे का आज एक और फेज था, 8 से 12 आप सर्वे नीचे तहखाने में थे वहाँ पे, और जो खबरें छन छन के पता नहीं क्या क्या आ रही थी, कुछ सच थी और कुछ नितांत झूठी थी, कुछ में क्या था क्या नहीं था नहीं पता। तो सर्वे का एक दिन बीत गया है, कोर्ट में जो चल रहा है, और सर्वे में जो आपने देखा, इन सब के आधार पे केस को किधर जाता देख रहे हैं आप? देखिए, केस का मैं ये कह सकता हूँ,
कि केस अपने तरीके से ठीक है, और जो आज वहाँ पर देखा गया है, जो माहौल रहा वहाँ पर, जो वातावरण रहा, वो अनुकूल था। शासन और प्रशासन का सहयोग रहा, किसी प्रकार का अवरोध अंजुमन इंतजामिया के द्वारा भी नहीं किया गया। जो कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूँ कि आदेश का अनुपालन किया गया, जो ट्रायल कोर्ट का आदेश है और जो हाई कोर्ट ने भी मोहर लगा दी थी 21 अप्रैल को माननीय न्यायालय ने, उसका भी वो किया गया और पूरा उसका सम्मान किया गया, उसका हम स्वागत करते हैं। रही बात कि मैं वहाँ देख करके कहाँ जाता हूँ, तो उसके लिए भी रुक जाते हैं। सोमवार को रिपोर्ट आएगी, मंगलवार को हम देख लेंगे। जनता को कब पता चलेगा कि वो सर्वे में क्या मिला? देखिए, जनता को कब पता चलेगा, ये कोर्ट की क्योंकि फाइल की बात है, कोर्ट फाइल है ये। लेकिन हालांकि ये है कि कुछ चीज़ें स्पष्ट होंगी रिपोर्ट आने के बाद। न्यायालय में जब रिपोर्ट आ जाएगी तो कुछ हद तक जनता के सामने में चली जाएगी। और जिस जितेंद्र बिसेन का आपने नाम लिया है अभी, उनका एक स्टेटमेंट पिछले 2-4 घंटों से मीडिया में तैर रहा है कि कल्पना से अधिक चीज़ें मिली हैं। जी, देखिए वो, आप इस स्टेटमेंट सरोकार रखते हैं? देखिए, सरोकारी की बात यह है कि वो उनका व्यक्तिगत है। मैं एक उनका एडवोकेट हूँ, बीइंग एन एडवोकेट मैंने उनको कंपनी किया, मैं उनके साथ किया वहाँ पे, और उनका जो कहना है, उनकी ऑब्जर्वेशन केस को लेकर के है, उन्होंने न्यायालय के सामने, उन्होंने सबके सामने रखी, आपसे साझा की, उसमें कुछ गलत नहीं है। कितना है क्या है ये एग्जैक्टली पता चलेगा। हालांकि ये है कि जो हो रहा है, यदि हम संतुष्ट हैं तो हमारे अनुरूप है। अभी आरोप प्रत्यारोप करने का या किसी तरह का दावा करने का समय नहीं है। तो पूरी कार्रवाई से अभी आप संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट हैं, जो आज कार्रवाई की गई सहयोग से भी, और जो हमें एक अंजुमन इंतजामिया की तरफ से बार बार विरोध उत्पन्न किया, ऑब्जेक्शन ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट किए जा रहे थे, आज वो नहीं हुए। तय समय के अंदर हम कर पाए, इसके लिए भी हम बहुत सम्मान करते हैं। न्यायालय का एक आदेश ऐसा दिया गया जिससे सभी बाधाओं को हटा दिया गया। अच्छा, मुझे नहीं पता कि आपके डिटेल रिवील कितनी कर पाएंगे, फिर भी मैं पूछना चाहूँगा कि जो आज सर्वे हुआ, सर्वे को अगर ब्रेक डाउन करें उसकी टाइमलाइन को, कि कब गए अंदर, चाबी आई, ताला आया, क्या जो कहानियाँ चल रही थी, उसमें से क्या बता सके हैं? टाइमलाइन कैसी क्या थी, कितनी थी? देखिए, ऐसा टाइमलाइन एग्जैक्टली क्या थी, क्योंकि अंदर किसी प्रकार से मैं आपको बता दूं, मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं थे। ओके, मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं थे, और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ज्ञानवापी परिसर में, काशी विश्वनाथ मंदिर में भी घड़ी हो, कुछ भी हो, अलाउड नहीं होता। तो जो टाइमिंग थी उसको लेकर के बस जो मोमेंट पे क्लैरिफाई किया गया, इस समय पर ये हुआ, इस समय पर ये हुआ, तो हर चीज़ की टाइमिंग नोट की गई है। पहली नोट की जा रही थी हर चीज़। तो एग्जैक्टली मैं आपको क्या बताऊं कि किस टाइम पे क्या हुआ, किस टाइम, ये पॉसिबल नहीं हो, क्योंकि हर चीज़ की आज 4 घंटे वहाँ पे क्या क्या हुआ, हर चीज़ एक टाइमिंग के साथ की गई। वीडियोग्राफी भी हुई, वीडियोग्राफी के ऑर्डर थे, कंप्लायंस हुए, वीडियोग्राफी हुई। तो जो टाइमिंग नोट की गई है, वो जो मैं इतना कहना चाहूँगा, ये नहीं बताऊँगा क्या है क्या नहीं है, लेकिन इतना मैं क्लियर करूँगा, जो एक इमेज लोगों के सामने आ रही है, जो मतलब मीडिया में या लोग बता रहे हैं कि इतना टाइम बजे, वो उतना बजे नहीं हुआ, ये मैं क्लियर कर दूँ। इतना एग्जैक्ट कहना या कुछ करना इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो 52 लोगों की आप बता रहे हैं टीम थी, 52 या 56 लोग कुल गए थे, ऐसे कुछ था, वो सहयोगी और ये सब करके थे। तो इतना स्पष्ट कर पाना मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी माहौल जो गर्मी थी, आप देख सकते हैं, इसमें किसी को इतना ध्यान नहीं था, ना कोई इतना लिख पा रहा था। नोटिंग हुई है, हमें भी स्वतंत्रता दी गई थी, अभी नोटिंग कीजिए, लिखिए, हमने लिखा है उस चीज़ को, लेकिन अभी उस चीज़ को कहना कि कितने बजे क्या हो, ना तो वो किसी तरह से किसी के राइट को अफेक्ट करता है, और ना वो रेलेवेंट है इस स्टेज के ऊपर। तो इस चीज़ को बड़ा चढ़ा के कोई आवश्यकता नहीं है इसकी। रिपोर्ट आती है 17 तारीख को, जो होगा अच्छा होगा, न्याय करेगा न्यायालय, स्वागत करते हैं उसका। ठीक है सर, तो ये थे शिवम जी इस पूरे मामले पर अपनी बात कहते हुए, अपनी जानकारी और जिस पूरे केस पर जो भी उन्हें कहना था वो कहते हुए। आप ललन टॉप पे ये बातचीत देख रहे थे, मैं और मेरे साथी जेरी इस मैटर पे बने हुए हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।